इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कस किया था। और हम यहाँ हीट कैपेसिटी और टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर, फिर सी वी और सी वी माइनस सी पी इक्वल टू आर में रिलेशन पढ़ेंगे। और आप साथ में इसका नोट्स भी लेते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नोट्स ही एक अहम भूमिका निभाता है। तो आप साथ साथ में नोट भी करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हीट तो हमने आपको बता ही चुका हूँ कि हीट क्या होता है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है। और यहाँ आपको पढ़ना है हीट कैपेसिटी। हीट मतलब उष्मा, कैपेसिटी मतलब धारिता, उष्मा धारिता। क्या होती है हीट कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। फिर से सुन लीजिए। किसी सिस्टम का मान लीजिए यह सिस्टम है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता पड़ती है वह उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय सी। इस हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, इफ़ क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम and if the temperature of the system rise from T1 to T2 then the heat capacity is। मान लीजिए हमारे पास यह कोई सिस्टम है, इसको हम क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर, इस सिस्टम का पहले से टेम्परेचर T1 है और जब हम हीट देते हैं तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है। तब जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा C बराबर क्यू अपान T2 माइनस T1, क्योंकि यह पहले से है टेम्परेचर और यह हमने हीट दिया तब यह T2 मिला। मतलब जब किसी सिस्टम को हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए पहले T1 था, जब हीट दिए तो T2। और यह क्या है हीट कैपेसिटी, यहाँ पर क्यों अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम T1 इसका फाइनल टेम्परेचर है, और फाइनल मतलब फाइनल टेम्परेचर, और यह इनिशियल माने शुरुआती टेम्परेचर था पहले से इसका, और यह फाइनल टेम्परेचर। तो यह आपका एक इक्वेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको समीकरण 1। और चलिए नेक्स्ट, इफ़ डेल क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पर देखिए हमने क्यू अमाउंट मतलब लार्ज अमाउंट में हीट दिया था, लेकिन हम यहाँ डेल क्यू मतलब स्मॉल अमाउंट। यहाँ आप इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्यू अपान डेल T2 माइनस T1 को हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि T1 और T2 में जो है स्मॉल चेंजिंग हो रहा है, मतलब T1 T2 में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो हम यहाँ डेल्टा टी लिखते हैं। लेकिन यदि यही डेल्टा टी की जगह हम डेल टी लिख दें, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, तो मान लीजिए हम किसी सिस्टम को, यह इक्वेशन बहुत ही काम का, इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। यदि हम सिस्टम को स्मॉल अमाउंट में हीट देते हैं सप्लाइड, देखिए यहाँ पर हमने सप्लाइड लिया है, यहाँ पर एब्जॉर्ब मतलब एक ही है कि सिस्टम को हीट दें या वो सिस्टम एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करे। इफ़ क्यू डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम देन राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय स्मॉल अमाउंट। तब उस सिस्टम का जो टेम्परेचर कितना हो जाएगा T1 प्लस DT। तब उस सिस्टम का टेम्परेचर, जब हम किसी सिस्टम को, यह सिस्टम है इसको हम स्मॉल अमाउंट में हीट देते हैं, मतलब डेल क्यू इस टेम्परेचर का, इसका टेम्परेचर पहले से T1 है, जब हम इसमें DQ हीट देते हैं तब इसका टोटल स्मॉल हीट देते हैं तो स्मॉल अमाउंट में हीट इसकी जो बढ़ जाती है वो डेल DT, इसी को हम D प्लस TD। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल कर आएगा वह क्या आएगा, C बराबर डेल क्यू अपान
dt। आप इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2। अब हम टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। पहला हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको CP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी पदार्थ के किसी एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, जितने अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। फिर से सुनिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखिए हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब हम वॉल्यूम आयतन को कांस्टेंट कर कर किसी पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने उष्मा की, जितना हीट की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। फिर सुनिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी पदार्थ के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन या इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते ही हैं, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? अकॉर्डिंग टू, आप हमारे साथ नोट्स भी लेते चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? dQ इक्वल टू dE प्लस PdV। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम dE प्लस dQ माइनस dW पढ़ते थे, और यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हमने, बस केवल आगे पीछे कर दिया है। dQ को हमने आगे कर दिया है और dE को पीछे, और माइनस W, और जो dW होता है वह क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। जब माइनस या निगेटिव साइन लगा हो तब वर्क सिस्टम करता है, वर्क जो हमारा सिस्टम है वह करता है। तो माइनस डब्लू को हम लोग PdV लिख सकते हैं। हमने आपको इसके पहले वीडियो में हीट एंड वर्क में बताया था कि जब हम सिस्टम पर कार्य करते हैं तो प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर खुद सिस्टम लगाता है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होता है। तो आप याद रखिए कि dW बराबर माइनस dW बराबर PdV होता है। तो यहाँ पर इसमें हमने यही लिखा है PdV, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसी इक्वेशन में हम डिवाइडिंग बोथ साइड dt, डिवाइडिंग बोथ साइड dt, मतलब दोनों में हम t भाग दे देंगे dt से। तो d क्यों है, इसमें dt से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा, और यहाँ पर dE यहाँ पर डिवाइड करेंगे यह, फिर PdV इसको डिवाइड करेंगे तो अपान dt। अब हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप यहाँ लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब जो V बराबर तब 0 हो जाएगा। जब V बराबर हम 0 रख देंगे, यहाँ पर, तो यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा। जब V की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो यह टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं
हमने देखिए आपको इक्वेशन पहले में बताया था कि डी क्यू अपान डी टी को हम सी लिख सकते हैं ना। तब उसी को हम यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं, डी क्यू अपान डी टी को सी लिख दे रहे हैं। और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर हम सी भी लिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। फिर आपका यह बचा डी अपान डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम। और यह टर्म तो आपका जीरो हो जाएगा जब हम यहाँ भी की वैल्यू जीरो रख देंगे। तो ये रहा आपका हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का इक्वेशन, इसको समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप इसकी डिफिनीशन यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से सुनिए, हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को इस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए अब आपको हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर बताएंगे क्या होता है। चलिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसके पहले हमने आपको हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर बताया था, वो आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ इसको आराम से समझ लेंगे। आप भी हमारे साथ नोट्स लिखते रहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको CP से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए वहाँ जहाँ यहाँ प्रेशर लिखा है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में, यहाँ वॉल्यूम था और यहाँ वॉल्यूम, बस वॉल्यूम जहाँ लिखा था यहाँ प्रेशर है और सब वैसे ही है। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। किसी कांस्टेंट प्रेशर पर किसी पदार्थ के 1 मोल सबस्टेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। फिर से सुनिए, कांस्टेंट प्रेशर पर पदार्थ के 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। इसको हम CP से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हमने इसको डिराइव कैसे करेंगे। तो हमने आपको एक इक्वेशन बताया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट हमने आपको इक्वेशन इसके पहले बताया था कि डी क्यू अपान डी टी, यही हमने इसके पहले आपको डिवाइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डिवाइड कर दिया था। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिखिए डी क्यू इक्वल टू डी ई अपान डी टी प्लस पी डी वी अपान डी टी। ये इसको इक्वेशन हमने आपको इसके पहले बताया था। यह ऊपर का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको हमने डी टी से डिवाइड कर दिया था। अब अकॉर्डिंग टू या बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी, इसको हम देखिए एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर डी क्यू अपान डी टी है, डी क्यू अपान डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था सी बराबर डी क्यू अपान डी टी होता है, मतलब यदि हम डी क्यू अपान डी टी की जगह सी लिख दें यहाँ पर इक्वल टू सी, तो आप यहाँ पर इसको भूल जाइए, तो सी इक्वल टू डी ई अपान डी टी प्लस पी डी भी यह होता है, क्योंकि डी क्यू अपान डी टी यह सी के बराबर है। तो सी बराबर आप डी क्यू अपान डी टी प्लस पी डी भी लिख सकते हैं। चलिए
अब अकॉर्डिंग टू या बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी, डिफिनीशन एंथैल्पी की आप डिफिनीशन क्या होते हैं जानते हैं कि एच बराबर ई प्लस पी भी होता है। एंथैल्पी बराबर जो एच बराबर ई प्लस पी भी होता है, पी भी। इसको समीकरण आप इसको समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू या एट का टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पर। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एच है तो अपान डी टी, और कांस्टेंट प्रेशर है तो आप प्रेशर को यहाँ पर कांस्टेंट लिखिए। ई का करेंगे, ई इंटरनल एनर्जी है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ई अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी को हम कांस्टेंट लेंगे और भी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पी डी वी अपान डी टी और इसको कांस्टेंट। चलिए अब देखिए इसको समीकरण नंबर 3 बनाइए। अब जो है क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और फर्स्ट को हम कंपेयर करेंगे। इक्वेशन या तीसरा और पहला जो इक्वेशन है इसको और इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास पूरा इसका टोटल इक्वेशन। तो आप पहले लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 वी गेट 1 and 3 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी। आप पहले एक लाइन और लिख लीजिए, वी गेट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब P बराबर प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो प्रेशर 0 हो जाएगा। जब P की वैल्यू देखिए हम यहाँ पर रखेंगे P बराबर 0 तो यह वैल्यू आपकी पूरी 0 हो जाएगी। तो आप इसको जो कहते हैं लिखिए डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी ई अपान डी टी और यह प्रेशर, यह तो पूरा 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ P कांस्टेंट प्रेशर पर हम पढ़ रहे हैं तो P बराबर 0 रख देंगे तो यह पूरा 0 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको डी एच अपान डी टी, और हमने आपको देखिए एक इक्वेशन बताया था कि डी ई अपान डी टी को हम सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए हमने हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपको बताया था सी भी डी ई अपान डी टी, यहाँ पर जो था आपका वॉल्यूम कांस्टेंट था। आप यह भूल जाइए कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको सी भी डी अपान डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी भी और डी ई अपान डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम था। अब आप इस वॉल्यूम को भूल जाइए, इसके पहले हमने बताया इक्वेशन, तो बचेगा क्या, सी भी डी ई अपान डी टी। तो देखिए यहाँ पर डी ई अपान डी टी है, इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं डी एच डी टी एट कांस्टेंट, इसको हमने यहाँ लिखा और इक्वल टू यहाँ पर डी ई अपान डी टी की जगह देखिए डी ई अपान डी टी की जगह सी इक्वल टू बराबर सी है तो इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं। और यह ब्रैकेट है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पी है तो इसको पी, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। आपको बुक में कैसे लिखा रहता है, सी पी को हम आगे कर लें और डी एच अपान डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यह हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर फाइनल इक्वेशन आ गया। आप यहाँ से इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। देखिए उसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ
टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब एंथैल्पी जो है चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ एंथैल्पी भी चेंज होती है। चलिए अब रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। अब हम रिलेशन, यह इम्पोर्टेंट है, Cv और Cp में क्या रिलेशन है वह जानेंगे। चलिए हमने आपको बताया है बाय द डिफिनीशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो देखिए कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो आप पहले लिखेंगे बाय द डिफिनीशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपने पढ़ा कि Cv मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पढ़ा, dE अपान dt, dE अपान dt। इसको समीकरण नंबर 1। और बाय द डिफिनीशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ा हमने Cp इक्वल टू डेल एच डी एच अपान dt। इसको समीकरण नंबर 2। अब तीसरा क्या करेंगे, बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर बाय लिखें या फ्रॉम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट Cp। हम तो आपको तरीका बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है एग्जामों में। तो आप लिखेंगे कि बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ बाय लिखें, फ्रॉम एंथैल्पी, बाय द डिफिनीशन ऑफ एंथैल्पी। तो हमने एंथैल्पी बराबर आपको बताया था H बराबर E प्लस PV। इसको समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आप जानते हैं इक्वेशन PV बराबर nRT। आप गैसियस के चैप्टर में पढ़े होंगे PV बराबर nRT। यदि यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ मोल, मतलब मोल में कितने नंबर ऑफ मोल गैस के हैं। मान लीजिए हम यहाँ 1 मोल ले लें, n की वैल्यू हम 1 ले लें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो टोटल इक्वेशन क्या आ जाएगा, PV बराबर RT, यह आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर PV आ गया और यहाँ पर देखिए PV है। तो ये PV की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ RT रख देंगे। तो आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ PV, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PV इन इक्वेशन 3। तो रखिए H इक्वल टू E प्लस PV की जगह हम RT लिख देंगे, RT। यह आ गया आपका इक्वेशन। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए और इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T वी गेट। देखिए यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DH अपान DT, T के सापेक्ष करेंगे, इक्वल टू DE अपान क्या आएगा, DT। यहाँ R कांस्टेंट है तो R कांस्टेंट करेंगे
और टी का तो आप जानते हैं डी टी अपान डी टी आर कांस्टेंट है और टी के सापेक्ष हम कर नहीं सकते, करेंगे लेकिन इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर क्या करेंगे, डी एच अपान डी टी माइनस फिर डी इस डी ई अपान डी टी को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और डी ई अपान डी टी इक्वल टू आर। तो हमने आपको बताया था, देखिए ये डी एच अपान डी टी को डी टी हमने लिखा और डी ई अपान डी टी को हमने इस साइड ला दिया। इस साइड लाएंगे तो यह 5 प्लस वाला इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो डी ई अपान डी टी, यह प्लस में इस साइड अकेला है तो आर। तो हमने आपको देखिए क्या बताया है, डी एच अपान डी टी बराबर क्या होता है, डी एच अपान डी टी बराबर सी पी होता है। हमने आपको इक्वेशन पहले में बताया है कि डी एच अपान डी टी में क्या होता है सी पी और डी ई अपान बराबर सी बी होता है। तो बस आप यही वैल्यू रख दीजिए, डी एच अपान डी टी को हम सी पी और माइनस है तो माइनस डी ई अपान डी टी को हम कह सकते हैं सी वी इक्वल टू आर है तो आर। देखिए ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे हम एंथैल्पी के साथ।